हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब पूंजी संरचना। नाम से ही क्लियर है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट। और किसका बनावट? कैपिटल मतलब पूंजी का। जैसे कंपनियाँ जो होती हैं वो फाइनेंसिंग करती हैं, मतलब अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो कंपनियों के पास पैसे नहीं होता है तो वो फाइनेंसिंग करती हैं। और फाइनेंसिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कंपनियां क्या होती हैं, इक्विटी शेयर्स के माध्यम से पैसे जुटाती हैं, फंड इशू करती है, फंड रेज करती हैं, ठीक है। और इन सबके साथ साथ आपका प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से, रिटेन अर्निंग के माध्यम से, एंड इन सबके साथ साथ बॉन्ड, डिवेंचर्स, मतलब सीधी सीधी अगर हम कहते हैं डेप्ट के माध्यम से कंपनियां पैसा इकट्ठा करती हैं, फंड रेज करती हैं, धन जुटाती हैं, ठीक है। फाइनेंसिंग इसे हम बोलते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में मतलब आपका कंपनी कहाँ कहाँ से पैसे इकट्ठा कर रही है, किन किन माध्यम से पैसे जुटा रही है, इसी को ही हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब पूंजी बनावट, ठीक है, पूंजी संरचना हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं। और ये जो हमारे नोट्स होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होते हैं। एक बार आप क्लास लेक्चर देखकर नोट्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी कंपनी का वित्त पोषण, मतलब फाइनेंसिंग तरीकों को दर्शाता है। कंपनी ने जो फाइनेंसिंग किया है वो कैसे कैसे आपने किया है, ठीक है। कंपनी ने, जैसे कंपनी को अगर पैसे की जरूरत पड़ी है तो कंपनी ने लॉन्ग टर्म डेप्ट के माध्यम से फाइनेंसिंग किया है। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब क्या हो जाएगा? कंपनी ने बैंक से उधार लिया है, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, बॉन्ड जारी किया है। जितने भी बॉन्ड होल्डर्स हैं उन्हें कंपनी क्या करेगी? बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेगी। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, डिवेंचर के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है, तो कंपनी क्या करेगी? इन लोगों को इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म लोन आपका हो गया। कंपनी इक्विटी शेयर्स के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा करती है। इक्विटी शेयर्स मतलब कंपनी अपने शेयर सेल करती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इक्विटी शेयर। शेयर आपके दो तरीके के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर के माध्यम से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है और इसमें क्या होता है, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी उन्हें डिविडेंड देती है, कंपनी अपने लाभ में हिस्सा देती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ईजी माना जाता है। कंपनी का जैसा भी बिजनेस रहेगा, जैसा भी प्रॉफिट रहेगा, कंपनी डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा करती है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। और इसमें भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देती है? डिविडेंड देती है, कंपनी के लाभ में हिस्सा देती है, ठीक है। तो इन सभी जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे आपका बॉन्ड हो, डिवेंचर्स हो, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट हो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इन्हीं का जो अनुपात होता है यही आपका क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर आपका होता है, पूंजी संरचना होता है। अनुपात मतलब मान लेते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स के माध्यम से इकट्ठा किया कंपनी ने, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से, 3 लाख डेप्ट के माध्यम से कंपनी ने इकट्ठा किया, टोटल कंपनी ने 6 लाख इकट्ठा किया, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बताओगे ना कि 1:2:3, मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख प्रेफरेंस शेयर, 3 लाख लॉन्ग टर्म डेप्ट के माध्यम से। क्लियर? पूंजी संरचना क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। और कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि कंपनी की मतलब कुल लागत को कम करना। जैसे कंपनी अगर मान लेते हैं लोन, सिर्फ लोन के माध्यम से ही पैसा इकट्ठा कर रही है, सिर्फ लोन के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कंपनी अगर 5 लाख लोन ले रही है तो इस पर 10% अगर मान लें कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है हर साल, तो 5 लाख पे 10% मतलब 50,000 कंपनी हर साल क्या पे कर रही है? इंटरेस्ट पे कर रही है। तो ये कंपनी के लिए काफ़ी, मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत ही महंगा रहेगा, ठीक है, बहुत ही रिस्क रहेगा इंटरेस्ट पे करने में। बिजनेस चले या ना चले, इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है। इसीलिए क्या होता है, कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाती है। इसमें क्या होता है कि कुछ पैसे मतलब कंपनी ने डेप्ट के माध्यम से इकट्ठा कर लिया, लॉन्ग टर्म लोन, बॉन्ड, डिवेंचर्स के माध्यम से, कुछ पैसे कंपनी ने इक्विटी शेयर के माध्यम से इकट्ठा कर लिया, कुछ प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से इकट्ठा कर लिया, कुछ रिटेन अर्निंग के माध्यम से। रिटेन अर्निंग मतलब बचा कुचा जो पैसा था कंपनी के पास डिविडेंड का, वहाँ से उसने कंपनी ने इकट्ठा कर लिया। तो मतलब कंपनी की जो पूंजी है वो बट गई। अब यहाँ पे मान लेते हैं इंटरेस्ट थोड़ा कम ही पे करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ही पैसे इकट्ठा किया गया डेप्ट के माध्यम से। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड पे करना है। अगर मान लेते हैं 1,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 10% मतलब 100 रुपया ही देना पड़ेगा डिविडेंड, ठीक है। इसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, इसमें रिस्क नहीं रहता है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंपनी अपनी लागत कम करती है। कंपनी को अगर 5 लाख की जरूरत है तो कंपनी रिस्क नहीं लेगी, सिर्फ लोन के थ्रू पैसा इकट्ठा करेगी, ठीक है। इससे कुल लागत भी कम हो जाती है। भाई इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। अगर मान लेते सिर्फ इंटरेस्ट के लोन ही कंपनी ने लिया होता तो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता, और ज़्यादा पे करना पड़ता तो उस कॉस्ट की, मतलब 5 लाख की जो कॉस्ट आती वो लगभग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। 5 लाख पे 50,000 पे करना पड़ा है। ऐसे क्या है कि सिर्फ इंटरेस्ट, अब पैसा बढ़ गया, 5 लाख में 1 ही लाख लोन लिया तो 10% मतलब 1,000 कंपनी को, मतलब 10,000 देना पड़ रहा है, ठीक है। 10,000 पूरे साल भर में लोन इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है डेप्ट के माध्यम से, और बाकी सब डिविडेंड पे निर्भर हो गया। तो ये लागत कम करता है। समझ में आया? और शेयर धारकों को अधिकतम लाभ होता है। भाई कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर के माध्यम से फंड रेज कर रही है, जुटा रही है, तो जाहिर सी बात है शेयर धारक जो होंगे, शेयर होल्डर्स, वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें भी प्रॉफिट हो, ठीक है। इसीलिए वो पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं कंपनी में। तो कंपनी अच्छे से अच्छे स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करेगी और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट देगी कंपनी,
ठीक है, तो ये फ़ायदा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर के घटक के बारे में हम बात कर ले, कंपोनेंट्स क्या होते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के। तो देखिए, एक होता है कंपनी इक्विटी शेयर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर रही है, और इक्विटी शेयर के माध्यम से जब भी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, फंड रेज करती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या देती है, लाभ में हिस्सा देती है, और कंपनी में कुछ राइट्स देती है। कंपनी में जब भी एनुअल मीटिंग होता है तो वार्षिक सभा में उन्हें वोटिंग का अधिकार होता है। किसे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का अधिकार होता है, और कंपनी के लाभ में भी हिस्सा उन्हें मिलता है। क्लियर? या वह पूंजी होती है जो कंपनी के मालिक द्वारा लगाई जाती है, कंपनी के मालिक द्वारा लगाई जाती है, और कंपनी के जो मालिकों को निवेश के प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। ठीक है, कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया गया है, और इसमें कोई निश्चित ब्याज नहीं दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को सिर्फ कंपनी के लाभ में हिस्सा दिया जाता है। क्लियर? और वो साझेदार भी होते हैं कंपनी के। सेकंड कंपोनेंट्स है प्रेफरेंस शेयर। जैसा आपका इक्विटी शेयर है वैसा प्रेफरेंस शेयर है, बस डिफरेंस इतना है, पहले तो इन्हें भी डिविडेंड मतलब लाभ में हिस्सा मिलता है, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट रहेगा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है। बस इन्हें डिफरेंस ये रहता है कि जितने भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इन्हें कंपनी में वोटिंग का अधिकार नहीं रहता है। जैसे अगर वार्षिक सभा एनुअल मीटिंग होती है वहाँ पर ये वोट नहीं कर सकते, बाकी और सारी चीज़ें सेम रहती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्लियर? अब मान लेते हैं कंपनी कभी बंद हो रही है, कंपनी का बहुत ज़्यादा लोन बढ़ गया है, कर्जा बढ़ गया है, तो कंपनी क्या करेगी, अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ को बेचकर सबसे पहले जो भुगतान करेगी कर्जा वर्जा पे करने के बाद, वो इनको सबसे पहले इनका मतलब जो भी बचेगा इनका लाभ में हिस्सा रहेगा, इन्हीं को ही मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और ये कंपनी के प्रबंधन में मैनेजमेंट सिस्टम में भाग नहीं लेते हैं। जैसा मैंने बताया ना, वोटिंग के राइट्स इन्हें नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म लोन के माध्यम से भी कंपनी पैसा इकट्ठा करती है। जैसे कंपनी ने बैंक से लोन लिया, और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब LIC या अदर किसी जो बहुत सारी बैंकिंग कंपनियां होती हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक होते हैं, उन सभी के माध्यम से कंपनी पैसा इकट्ठा करती है। बॉन्ड के माध्यम से भी इकट्ठा करती है, ठीक है, डिवेंचर्स इशू करती है। तो कंपनी को यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, यहाँ पे हाई रिस्क होता है, ठीक है, इंटरेस्ट की रेट भी ज़्यादा होती है और हाई रिस्क रहता है। लेकिन बॉन्ड्स में ऐसा नहीं रहता है, बॉन्ड्स में सिंपल रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कंपनी को नियमित रूप से इसमें ब्याज देना पड़ता है, और निर्धारित समय अवधि के बाद कंपनी को प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ता है। मतलब 1 लाख अगर कंपनी ने लोन लिया हुआ है तो 1 लाख तो वापस करना ही करना है, जब भी वापस किया जाएगा, जैसा भी बॉन्ड पॉलिसी वगैरह रहेगी, 10 साल 15 साल मैच्योरिटी के साथ पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट तो हमेशा पे करना ही करना है। क्लियर? तो ये हो गया। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के कुछ MCQs के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या शो करती है, क्या दर्शाता है? तो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका वित्त पोषण दर्शाता है। क्या? वित्त पोषण का मिक्सचर, मतलब मिक्सचर ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द कंपनी। कंपनी ने फाइनेंसिंग कैसे किया है, कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किया है। तो सोर्स जो है मतलब फाइनेंसिंग के सोर्स को दर्शाता है, ठीक है, कहाँ कहाँ से कंपनी ने पैसा इकट्ठा किया है। कंपनी का कौन सा इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपोनेंट्स नहीं है, तो अभी मैंने आपको बताया है कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कंपोनेंट नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। इसके माध्यम से कंपनी पैसा इकट्ठा नहीं करती है। क्लियर? यहाँ पे अगर हम बात करें, व्हाट डू होल्डर्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिसीव, यहाँ पे कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से धारकों को क्या प्राप्त होता है, होल्डर्स को क्या मिलता है, तो पूंजी पे लाभ मिलता है, ठीक है, और एक निश्चित दर पे मिलता है। जैसी पॉलिसी होती है प्रेफरेंस शेयर का, वैसे ही आपका डिविडेंड मिलता है एट अ फिक्स रेट, ठीक है, मतलब कंपनी के लाभ में हिस्सा मिलता है, और जो भी रेट फिक्स रहता है उसी पे ही मिलता है। दीर्घकालीन ऋण का मुख्य लाभ क्या है, मतलब व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट का, बेनिफिट्स ऑफ टैक्स कट्स, ठीक है। जैसे अगर लॉन्ग टर्म लोन अगर हम लेते हैं तो हमें टैक्स में छूट मिलती है, ठीक है, टैक्स में कटौती मिलती है, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं इंटरेस्ट का ही हमें छूट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो कर में कटौती के लाभ भी मिलता है, क्योंकि हम इंटरेस्ट वगैरह भी पे करते हैं, तो इंटरेस्ट जाहिर सी बात है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंटरेस्ट का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, जिससे टैक्स में आपकी कटौती आपकी होगी। क्लियर? तो ये आपका हो गया। क्लियर? अगर हम बात करें पूंजी संरचना के उच्च ऋण मतलब हाई डेप्ट वाले मॉडल में क्या जोखिम रहता है। अगर आपने डेप्ट के माध्यम से पैसा इकट्ठा किया है कोई भी कंपनी ने, तो उसे उस लोन पर, ठीक है, मतलब बैंक से लोन अगर लिया है कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन, तो हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर? क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिजनेस चले या ना चले इंटरेस्ट तो पे करना ही करना है, और लॉन्ग टर्म लोन में इंटरेस्ट की रेट भी काफ़ी अच्छी खासी होती है, पे करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कंपनी ने इक्विटी पूंजी का अनुपात है तो ये क्या दर्शाता है। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में एक जो इक्विटी पूंजी का अधिक अनुपात है, मतलब मान लेते हैं 5 लाख में सीधा 3 लाख इक्विटी शेयर के माध्यम से, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर और 1 लाख डेप्ट के माध्यम से, ठीक है। अगर कंपनी ने इकट्ठा किया है तो इक्विटी शेयर का जो रेशियो है वो अगर अधिक है, तो इससे ये होता है कि कंपनी को सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड देना पड़ता है, लाभ में हिस्सा देना पड़ता है अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्लियर? तो इसमें कम वित्तीय जोखिम होता है, लो फाइनेंशियल रिस्क होता है, क्योंकि कंपनी में जितना भी प्रॉफिट होगा उतना ही देना पड़ेगा, ऐसा कहीं बाउंडेशन नहीं रहता है। क्लियर? किस प्रकार की पूंजी संरचना में ऋण और इक्विटी का संतुलन मिक्सचर होता है, मतलब लोन और आपका इक्विटी शेयर, मतलब डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर होता है, तो ये आपका मिक्सचर, मिश्रित
संरचना, ठीक है, मिश्रित संरचना में डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर आपका होता है, क्लियर, संतुलन मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कई कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और दीर्घकालीन रणनीति के लिए सही चयन आवश्यक है। कंपनी के लिए कौन सा चीज़ काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर के माध्यम से अगर कंपनी पैसा इकट्ठा कर रही है तो वो काफ़ी सही रहता है, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें बटी होती हैं, मतलब डेब्ट के माध्यम से, इक्विटी के माध्यम से, प्रेफरेंस के माध्यम से, रिटेन अर्निंग के माध्यम से, ये सारी चीज़ें बटी रहती हैं। कहीं इंटरेस्ट पे करना है तो कहीं से डिविडेंड पे करना है, तो ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है, क्लियर। पूंजी संरचना में उच्च इक्विटी का परिणाम क्या होता है, ये तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, मोर सिक्योरिटी ऑफ कंट्रोल होता है, नियंत्रण का अधिक सुरक्षित माना जाता है, क्लियर। किस पूंजी संरचना में कंपनी को अधिकतम लचीलापन मिलता है, तो अधिकतम लचीलापन किस में मिलेगा, अधिकतम लचीलापन मिक्स स्ट्रक्चर में मिलेगा, जहाँ पे सभी फाइनेंसिंग के सभी सोर्स, ठीक है, इक्विटी, डेब्ट, ठीक है, प्रेफरेंस, सभी का अनुपात लगभग होता है, तो इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर काफ़ी सही माना जाता है मिक्स स्ट्रक्चर में। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, कॉमर्स की एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप इस मतलब हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर से आपके मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप हमसे जुड़